जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का जो है इकोनॉमिक्स का वीडियो है और इसमें हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जाहिर सी बात है हर सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर क्या होता है, उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उसी तरह इकोनॉमिक्स देखा जाए तो क्लास 12 से ही एक तरह से स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले आपने क्लास 11 में जो पढ़ा होगा उसमें हल्का फुल्का टर्म्स ही समझा होगा। तो क्लास 12 से स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि इसी में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है शुरू से अंत तक एक तरह से देखा जाए, और इसी में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है शुरू से अंत तक। तो इसलिए जो है इकोनॉमिक्स की शुरुआत आपका क्लास 12 से ही मान सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो है आज इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है अर्थशास्त्र एक परिचय। ठीक, जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं अर्थशास्त्र एक परिचय, तो इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत सब कुछ देखना है कि अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, अर्थशास्त्र जो है उसके जनक कौन है, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या है, अर्थशास्त्र के जो तरह तरह की विचारधारा हैं, तरह तरह की उसके परिभाषाओं को देखना है, और उसके साथ साथ जो है उसके क्या महत्व, क्या विशेषता होता है, ये सारी चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज जो है अर्थशास्त्र के परिचय से, और इसके जो दो तरीके के स्वरूप हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए जो है जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेंगे। और इसी के साथ साथ आपको हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल का QR कोड है, उसको स्कैन करके आप व्हाट्सअप चैनल से ही जुड़ जाएं, ताकि आपको व्हाट्सअप चैनल पर जब भी कोई नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो की लिंक वगैरह आती है तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, आपका कोई भी वीडियो छूटे ना, कोई भी क्लास छूटे ना। तो लगातार क्लास करने के लिए आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अकाउंट्स के होमवर्क के लिए, PDF क्वेश्चन के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, वहां पे भी वीडियो की लिंक आती है, उसको ज्वाइन करके आपका जो है आपका होमवर्क वगैरह और आपके जो है लगातार हमारे साथ जो है अकाउंट्स की भी तैयारी अच्छी तरीके हो सकती है। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में। बात होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसका अगर हम लोग जो है संधि विच्छेद करें तो इसमें दो शब्द मिल जाएगा, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक अर्थ है दूसरा शास्त्र है। ठीक है, बात समझ में आया, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ पे शब्दार्थ वाला अर्थ नहीं, बल्कि यहाँ पर अर्थ का मतलब किससे है, धन से है। ठीक है, धन से है, या फिर बोल सकते हैं ऐसा कोई भी साधन जो आपको आपके जीवन उपयोगी कार्य चीज़ों को पाने में जो है मदद करता है। ठीक है, ऐसा कोई भी साधन जो आपको जीवन उपयोगी चीज़ों को पाने में मदद करता है, आपको जीवन को चलाने में जो मदद करता है, आपको जीवन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें क्या है, वो सब चीज़ें आपका धन कहलाएगा। बात समझ में आए, मतलब धन में संपत्ति भी आ सकता है। ठीक बात। दूसरी बात होता है शास्त्र। शास्त्र क्या है, शास्त्र होता है अध्ययन करने की जो भी शाखाएं होती हैं उनको शास्त्र कहते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं और उससे हमें किसी प्रकार के ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे हम लोग शास्त्र कहते हैं। यानी एक तरह से शाब्दिक अर्थ हम लोग समझ रहे हैं क्या, धन कमाने के लिए धन के जो भी शास्त्र हैं, यानी धन को कमाने से लेकर के धन को व्यय करने के ऊपर जितने भी शास्त्र हैं वो सारे के सारे उसके बारे में जो चीज़ें पढ़ाया जाता है, ज्ञान की जो शाखा बताया जाता है वो क्या है, वो अर्थशास्त्र है। नॉर्मली हमें यही समझ में आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन अर्थशास्त्र का जन्म ऐसे ही अचानक नहीं हो गया था, और आपको जो आज के समय में जो इसका अर्थ समझ में आ रहा है वो अर्थ हमेशा से अर्थशास्त्र का नहीं रहा है। पहले के समय में जानते हैं कि समाज कुछ अलग तरीके था। पहले राजतंत्र चलता था, और राजतंत्र में जो है पूरी तरह से जो सारी चीज़ों को संभालने का जो जिम्मेदारी होता था वो राजा का होता था, और राजा पूरी तरह से उसकी गद्दी जो है वो राजनीति का विषय होता था। ठीक है, तो पहले के समय अर्थशास्त्र एक राजनीति का विषय होता था। बात समझ में आए। फिर धीरे धीरे वो जो है सामाजिक विषय हुआ, और धीरे धीरे जो है वो क्या हुआ, वो हमारा अर्थ के ऊपर यानी धन कमाने को मतलब पूरे व्यक्ति विशेष को लेकर के जो है पूरे राष्ट्र के लेवल तक का बात करने लगा। बात क्लियर है। ऐसे करके अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, और इसके ऊपर कई ढेर सारे विचारधारा हैं, तो उतना डीप में ना जाते हुए, और तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के परिभाषाएं भी दिया है, तो उतना डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पहले होता था, NCERT की किताबों में बहुत ढेर सारी परिभाषाएं थी, लेकिन अब जो है आपको जितनी जरूरत है बस उतनी मेन परिभाषाओं से हम आपको सामना कराएंगे और सारी चीज़ों को याद कराएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अब डायरेक्ट इस चैप्टर के शुरुआत में। अभी तक जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अर्थशास्त्र एक परिचय हमारे चैप्टर का नाम है, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपका दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि अर्थशास्त्र, ठीक है, यहाँ पर इसकी परिभाषाएं होंगी। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग देखें तो इसमें क्या लिखा है कि अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इकोनॉमिका, ठीक है, इकोनॉमिका लैटिन भाषा का, या फिर इसे जो है थोड़ा सा कम जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में इकोनॉमिका मिलता है तो वो भी आंसर सही है। बात क्लियर है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे माना जाता है कि इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, या लिखा है ना, या ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि इकोनॉमिक शब्द जो है इसी से बहुत मिलता जुलता है, तो इकोनॉमिका आपको लगेगा कि लैटिन भाषा का होगा, लेकिन माना जाता है कि उससे भी प्राचीन ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। बात समझ में आया, ओइकोनोमिया। और ओइकोनोमिया क्या होता है, तो ओइकोनोमिया जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द जो है ओइकस, ओइकस का अर्थ है गृह, ओइकस जो ग्रीक भाषा में ये शब्द है उसका मतलब तो गृह यानी घर। ठीक है, और दूसरा शब्द नॉमस, नॉमस जो है उसका अर्थ होता है नियम।
तो इस तरीके से ग्रीक भाषा में जो इकोनॉमिया हुआ उसका अर्थ आपको मिल रहा है क्या कि इस प्रकार से अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ गृह प्रबंधन से लगाया जाता है, यानी घर का नियम, घर चलाने का नियम, घर संभालने का नियम, यही तो हमारा अर्थशास्त्र है। और रियल मायने में देखिए तो अर्थशास्त्र क्या है, हमारा देश चलाने से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी तो अर्थशास्त्र, मतलब यानी पैसे से रिलेटेड जो भी बातें वो भी अर्थशास्त्र के अंदर है, धन के अंदर। तो एक तरह से थोड़ा मोड़ा देखा जाए शाब्दिक अर्थ तो इसी अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग केवल इसको गृह प्रबंधन से जोड़ दें तो अर्थशास्त्र पूरी तरह से जो है सटीक जो है आंसर नहीं देता है कि भाई गृह प्रबंधन ही अर्थशास्त्र है ना बात, ये पूरी तरह से जो है सही बातें नहीं बताता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बोलें गृह की बात करें तो गृह किससे मिलकर के बनता है, परिवार से, परिवार किससे, सदस्यों से, ठीक है। सदस्य में मानव आता है और मानव जो है वो बड़ा विकट, मतलब बड़ा ही अलग टाइप का जो है क्रिएचर है ना बात। मानव की क्या है, मानव की कभी भी देखेंगे कि उसकी आवश्यकताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो अनंत होती हैं। अगर आप एक मनुष्य की लगातार आवश्यकताओं को पूरी करते जाएं तो भी अगर आप देखेंगे तो वो मनुष्य कभी भी आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं मिलेगा। जो मांगे वो देते जाएं तो हर दिन जो है उसके नए चाहत आ जाएंगे, है ना बात। तो इसीलिए बोला जाता है कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, वो हैं आपकी असीमित, ठीक है। वो कैसी हैं, वो असीमित हैं। और अब इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या आप जो चाहेंगे वो आपके हाथ में हमेशा मिलता रहेगा? कभी ऐसा हो सकता है किसी भी जगह का, या छोटे से छोटे गरीब आदमी का देख लिया है या बड़े से बड़े अमीर आदमी का देख लिया है, जो मांगो वो आपके हाथ में नहीं मिलता है, ठीक है। ये फैक्ट है, जो मांगो वो आपके हाथ में कभी नहीं मिलता है। क्यों? इसका कारण है कि आवश्यकताएं तो असीमित है लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो मनुष्य के पास जो साधन है वो क्या है, वो सीमित है। आप पूरे ब्रह्मांड के भी साधन को ले लिया जाए फिर भी मनुष्य की आवश्यकताएं ऐसी है कि वो ब्रह्मांड का साधन भी उसके सामने छोटा पड़ जाएगा, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर एक छोटे लेवल पे बात की जाए, घर का कभी भी पूरा इच्छाएं पूरा नहीं होता, उसकी आवश्यकताएं पूरा नहीं होता। हर घर में कुछ ना कुछ जो है आवश्यकताएं होती है जिसको जो है बाद में टाला जाता है, रोका जाता है, क्योंकि साधन उसको पूरा करने के लिए सीमित है। घर से आप देश में जाइए तो देश में भी यही स्थिति है, और देश से जो है विश्व में जाइए तो विश्व में भी यही बात है ना बात। क्योंकि आवश्यकताएं तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसे पूरा करने के लिए साधन जो है सीमित है। तो अब प्रॉब्लम क्या आता है, तो फिर इंसान को कैसे संतुष्ट किया जाए, पूर्ण रूप से संतुष्ट कैसे किया जाए? तो पूर्ण संतुष्ट तो हो नहीं सकता, उसके पीछे एक दूसरा काम करता है। क्या काम करता है कि अपनी आवश्यकताओं की जो असीमितता है उसमें से ऐसे हम लोग आवश्यकताओं को संतुष्ट करें कि हमें संतुष्टि क्या अधिकतम मिले। पूर्ण तो कभी नहीं मिल सकता, अधिकतम मिले। तो अर्थशास्त्र इसी के ऊपर काम करता है। अर्थशास्त्र क्या कहता है कि सीमित साधनों से, ठीक है, सीमित साधनों के प्रयोग से हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को अधिकतम कैसे संतुष्ट कर पाएं, इसके ऊपर जो शास्त्र अध्ययन करता है उसी शास्त्र को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। बात क्लियर है? ये गृह प्रबंधन से ही निकला हुआ जो है बात है, इसको समझने की जरूरत है। बात क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप देखिए तो यहाँ पर हमने जो है अर्थशास्त्र का जो है कुछ डेफिनेशन भी दिया है, तो ध्यान से देखिए। परंतु अर्थशास्त्र से आशय ज्ञान की उस शाखा से है जिसमें मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि सीमित साधनों से कैसे किया जा सकता है का अध्ययन किया जाता है। बात क्लियर है जो हमने समझाया? ज्ञान की वह शाखा अर्थशास्त्र है जो असीमित आवश्यकताओं में से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त किया जाए अपने सीमित साधनों से, यही अध्ययन कराता है। क्लियर बात? अब इसी परिभाषा को जो है, अर्थशास्त्र की परिभाषा को अनेक विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर किया है जो निम्न है। अब यहाँ पे हमने केवल 2 परिभाषा लिखा है, कई ढेर सारे परिभाषाएं हैं, ठीक है, कई ढेर सारे, और अलग अलग विचारधारा के आधार पर। जैसे एक धन संबंधी परिभाषा है, एक मानवीय आवश्यकता संबंधी परिभाषा है, एक जो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा है, एक जो है आधुनिक परिभाषा है। ऐसे करके कई ढेर सारे परिभाषा हैं, और एक जो है विकास के आधार पर परिभाषा। तो मतलब आपको ढेर सारे परिभाषाएं मिलेंगी और उन परिभाषाओं का एक एक आधार है, और उन परिभाषाओं को देने वाले एक ग्रुप है स्कॉलर्स का, विद्वानों का। बात क्लियर है? तो हम केवल 2 परिभाषा दिए हैं जो सबसे प्रमुख के तौर पे आपको पढ़ना है। अक्सर इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आते हैं और ये परिभाषा देंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा नंबर आएगा, इसलिए हमने 2 परिभाषा चयन किया है। आपके किताबों में देखेंगे जो आप किताब यूज करें उसमें बहुत ढेर सारे परिभाषा मिलेंगे। आप चाहें तो हर परिभाषाओं का एक बार अध्ययन कर सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन याद आप यही 2 कीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक बात क्या है, ध्यान दीजिए। बताया है एडम स्मिथ, सबसे पहला विद्वान हमने एडम स्मिथ रखा है। क्यों रखा है? इसका कारण क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। याद रखिएगा अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, इसलिए इनका नाम पहले है। भाई जो जनक है उसका तो नाम होना चाहिए परिभाषा में, है ना बात। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि सबसे पहली बार अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का जो है इनको जो है ख्याति प्राप्त है। अब इसमें देखा जाए तो क्या है, तो इसमें है क्या कि इन्होंने सन 1776 में, ठीक है, सन 1776 में अपनी पुस्तक राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, ठीक है, इसी पुस्तक का जो नाम है, बात समझ में आया? आप समझिएगा, राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज नामक इन्होंने जो है क्या किया था, नामक एक पुस्तक लिखा है। और इसी पुस्तक का छोटा नाम है राष्ट्रों का धन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन नाम से भी इस किताब को जाना जाता है, ठीक है, राष्ट्रों का धन। इस किताब का छोटा सा जो नाम, इसको इस तरह से भी जाना जाता है।
बात क्लियर है? क्लियर बात? इतना बड़ा नाम भी है, छोटा नाम भी, दोनों नाम इसी किताब का। याद रखिए 1776 में इस किताब को लिखा गया था। किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने। और वो कौन है? वो अर्थशास्त्र के जनक है, ठीक है। और इसमें क्या था? जिसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, और इसी किताब के अंतर्गत एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या बोला? धन का विज्ञान, ठीक है, धन का विज्ञान। और हमने आपको समझाया था ना कि धन से ही पूरा अर्थशास्त्र चल रहा है, ठीक है। अर्थशास्त्र धन का ही अध्ययन करना है, और धन का विज्ञान। और विज्ञान क्या होता है? किसी भी चीज का जो है विशेष ज्ञान ही आपको विज्ञान की दर्जा देता है, यानी धन का विशेष ज्ञान, यानी संपूर्ण धन के बारे में ज्ञान। धन को कैसे कमाना है, धन को कैसे खर्च करना है, धन ही इसमें सबसे मूल जो है बिंदु हो जाता है। तो एडम स्मिथ ने इस तरह से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। और इनके हिसाब से परिभाषा क्या है? तो देखिए, इनके अनुसार यानी एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या? अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की खोज करता है, ठीक है। जो क्या करता है? राष्ट्रों के धन के स्वभाव, यानी धन के स्वभाव यानी धन किस प्रकार का है, कैसे कैसे कमाया जाता है, धन के बारे में सारा चीज, और उसके कारणों की खोज जांच करता है। कारणों की जांच यानी धन कैसे जन्म लेता है, धन का जो भी कारण है, मतलब उसका पूरा चीज A to Z, धन कैसे जन्म लिया है, धन कैसे आया है, धन कैसे कमाएंगे, धन कैसे व्यय करेंगे, इसके ऊपर पूरा बात, यानी पूरी परिभाषा धन पे केंद्रित है, ठीक है। तो ये एडम स्मिथ ने। इसके बाद मार्शल ने दिया था आवश्यकता के आधार पर। आपने पढ़ा ना, अर्थशास्त्र दो चीजों पे चलता है, एक साधन, दूसरा आवश्यकता है ना बात। तो मार्शल ने आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए परिभाषा दिया। हमने वो परिभाषा आपके सामने नहीं रखा है, क्योंकि मुख्य रूप से जो परिभाषा महत्वपूर्ण है वही हमने रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा दिया रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने दोनों को मिलाते हुए एक परिभाषा दिया है, क्योंकि साधन बड़े विकल्प वाले होते हैं और उसी विकल्प में से हम उस विकल्प का प्रयोग करते हैं जो अधिकतम संतुष्टि देता है, इसलिए रॉबिन्स का परिभाषा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना बात। तो रॉबिन्स की परिभाषा में क्या है तो ध्यान दीजिएगा। तो रॉबिन्स ने बताया है, दूसरा हमने परिभाषा इनका लिया है, उन्होंने बोला है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, ठीक है, इन्होंने भी अर्थशास्त्र को विज्ञान बोला है, जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों, देखिए हमारे जितने भी संसाधन हैं वो सबके बहुत ढेर सारे प्रयोग है, वैकल्पिक प्रयोग। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपके सामने जो ये पैनल है, इस पैनल का प्रयोग हम आपको यहाँ पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसी पैनल का प्रयोग हम यहाँ पर जो है मनोरंजन के लिए भी कर सकते हैं, मूवीज वगैरह भी देख सकते हैं। इसी पैनल का प्रयोग हम जो है इंटरनेट के लिए भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं इस पर। तो इसका प्रयोग कई ढेर सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह आपके हाथ में जो फोन है उसका प्रयोग आप इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, तो बहुत लोग कंटेंट बना के जो है पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो तरह तरह के जो है वैकल्पिक प्रयोग हैं, तो इसी तरह सभी संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो इन्होंने बताया एडम स्मिथ ने कि लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य, जो सीमित साधन है उसके साथ, किसके साथ? उसके साथ पारस्परिक संबंध, ठीक है, के रूप में मानव व्यवहार, उस सीमित संसाधन का मानव व्यवहार के साथ कैसा संबंध है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हर एक चीज का अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहा है, तो इसीलिए किसी को किसी चीज के साथ ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है, कोई दूसरा काम करेगा, किसी को कोई दूसरा काम करके ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है। जैसे कोई होगा जिसे जो है क्या करते हैं, मोबाइल चला करके संतुष्टि मिल रहा है, उस पर वीडियो गेम खेल करके उसका जो है उस पर जो है वीडियोस देख करके उसको जो है संतुष्टि मिल रहा है, तो कोई जो है मोबाइल से केवल बातचीत करके संतुष्ट हो रहा है। तो यही बात है। तो तरह तरह के संतुष्टि का जो अध्ययन करता है वैकल्पिक प्रयोग, और किसके साथ? मानव व्यवहार का अध्ययन, जो उनका पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन करता है, वही ज्ञान की शाखा क्या है? वही ज्ञान की शाखा अर्थशास्त्र है। तो ये रॉबिन्स ने बताया। तो इन्होंने दोनों को जोड़ा है, मानव को भी जोड़ा है, मानव के व्यवहार को भी जोड़ा है, और साधनों को भी जोड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने परिभाषा दी, सबसे उचित परिभाषा अभी तक में इनको माना जाता है। क्लियर बात? तो ये है अब आपका अर्थशास्त्र। उम्मीद करते हैं सबको अर्थशास्त्र समझ में आ गया। कौन कौन सी परिभाषा एग्जाम में लिखे अगर केवल अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछा जाए? तो यहाँ पे जो ऊपर वाली परिभाषा हमने दिया वो, यहाँ जो रॉबिन्स का परिभाषा है वो, अगर ये दोनों देते हैं तो सबसे बेस्ट है आपका, ठीक है, सबसे परफेक्ट परिभाषा है। आराम से आप जो है इसको लिख सकते हैं एग्जाम में अगर अर्थशास्त्र क्या है ये पूछा जाए तो, ठीक बात। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हमारा पेज है, इसमें हम लोग देख रहे हैं अर्थशास्त्र के दो स्वरूप, ठीक है। अर्थशास्त्र आपका दो तरीके का होता है, एक होता है वास्तविक अर्थशास्त्र, ठीक बात, एक होता है वास्तविक अर्थशास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वास्तविक अर्थशास्त्र से क्या आशय है, ठीक है। और दूसरा होता है आदर्श अर्थशास्त्र। अच्छा, इसी अर्थशास्त्र के साथ साथ विज्ञान वर्ड भी हो सकता है, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान, ठीक है। एक होता है आदर्श अर्थशास्त्र। इन दोनों का अक्सर आशय पूछता है और ज्यादातर चांसेस में इन दोनों के बीच में अंतर पूछता है। अंतर आपके किताबों में मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो ये दोनों परिभाषा हमने आपके सामने रखा है, इस दोनों परिभाषा को भी आप लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को समझिए, वास्तविक और आदर्श। वास्तविक किसे कहेंगे? जो एक्चुअल में है, जो प्रेजेंट में है, जो आपके सामने है, जो जैसा है वो वास्तविक है, ठीक है। और आदर्श किसे कहेंगे? आदर्श वो चीज़ है जो होना चाहिए, है ना बात, जो सबसे अच्छा होता है, जिसमें कोई कमी नहीं होता, उसी को आदर्श कहते हैं। बात क्लियर है? जैसे हो सकता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारा पढ़ाने वाला ये वास्तविक कंडीशन है कि हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट रूप से, लेकिन हो सकता है आपको इससे भी अच्छा पढ़ने का इच्छा हो और इससे भी अच्छा पढ़ाने वाले लोग मौजूद हैं, इससे भी बढ़िया चीज़ें मौजूद है, तो आदर्श कोई व्यक्ति अभी मौजूद होगा जिसके तरह हमें पढ़ाना चाहिए, यानी हमें उसके तरह होना चाहिए। बात क्लियर है? तो ये क्या है? ये आदर्श है। तो वास्तविक और आदर्श, आदर्श क्या बोलता है कि उसके तरह होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वास्तविक क्या कहता है? वास्तविक कहता है कि जो है,
क्लियर है, ये बात है। तो इसी शब्द के हिसाब से अर्थशास्त्र का भी जन्म हुआ है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो देखिए बताया है वास्तविक अर्थशास्त्र समस्याओं को, कौन सी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं। पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि आर्थिक समस्याओं का जन्म हुआ। पहले जो है अर्थशास्त्र का जन्म नहीं होता अगर कोई समस्या नहीं आता है, यानी मनुष्य को अगर धन कमाना ना पड़ता, अपनी जीविका ना चलाना पड़ता, तो अर्थशास्त्र का जन्म होता क्या? आराम से खाना बदोश की तरह जिंदगी जीते तो कभी अर्थशास्त्र का जन्म होता नहीं। समस्याएं आई इसलिए उसके ऊपर ज्ञान की शाखाएं आई। बात समझ में आया? तो अर्थशास्त्र जो है किस पे आधारित है, या कोई भी अध्ययन जो है समस्याओं पर ही आधारित है। तो सबसे पहला बताया गया वास्तविक अर्थशास्त्र समस्याओं को वे जैसी हैं, वास्तविक कंडीशन क्या होता है, जो जैसा है वैसा, ठीक है, वे जैसी है के रूप में अध्ययन करता है। यानी जो समस्या जैसा है उसके बारे में पूरा अध्ययन कर लेना ही अर्थशास्त्र है। उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं, बस अध्ययन कर लेना कि वो समस्याएं क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, बात क्लियर है? वे जैसी है का अध्ययन करता है, या केवल तथ्यों का अध्ययन करता है, यानी जो फैक्ट्स हैं जो आपके सामने उसका अध्ययन करेगा, परंतु कोई सुझाव नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि वास्तविक चीजें सुझाव क्यों देगी? सुझाव देने का काम तो आदर्श का है ना, आदर्श बताता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वास्तविक क्या बोलता है कि जो जैसा है वैसा है। ठीक बात क्लियर है? तो ये कोई सुझाव नहीं देता, यह केवल कारण और परिणाम का विश्लेषण करता है, ना कि समस्याओं को हल करने का सुझाव देता है। ये केवल कारण और परिणाम देखता है कि ये किस कारण से हुआ है और इसका क्या परिणाम होगा, बस इतना इसको समझना है। ठीक है, इसी का अध्ययन करेगा, इसी का विश्लेषण करेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई सुझाव नहीं देगा कि इसको कैसे दूर किया जाए, ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे सही किया जाए, इसके ऊपर कोई सुझाव नहीं देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वास्तविक कंडीशन क्या है, भारत में बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी, ये वास्तविक कंडीशन है, वास्तविक अर्थशास्त्र इसका अध्ययन कर लिया। ठीक है, बेरोजगारी क्यों है, कैसे है, उसका कारण जान लिया, उसका परिणाम क्या वो जान लिया, बेरोजगारी से क्या क्या चीजें होती है ये भी जान लिया। तो कारण और परिणाम ये पूरा कंडीशन जान लिया। लेकिन वास्तविक अर्थशास्त्र ये नहीं बताएगा कि भारतीय बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, ये नहीं बताएगा, दूर करने का उपाय नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो है वास्तविक अर्थशास्त्र है। अब बात करते हैं हम लोग आदर्श अर्थशास्त्र। आदर्श अर्थशास्त्र क्या है? तो देखिए आदर्श विज्ञान, हमने बोला ना कि अर्थशास्त्र की जगह पे विज्ञान वर्ड भी आ सकता है। तो आदर्श विज्ञान या अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। यह क्या करता है, ये मनुष्य के व्यवहार के लिए कि मनुष्य को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस रूप में, कैसा व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, मनुष्य को अपना आर्थिक व्यवहार किस तरह से करना चाहिए, इसके ऊपर एक आदर्श प्रस्तुत करे, भाई ऐसे करो तो बेस्ट रहेगा, तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये बात हो गया। करता है, यह क्या होना चाहिए बताता है। ठीक है, आदर्श क्या होता है, क्या होना चाहिए बताता है, भाई सबसे अच्छा होना आपको बताएगा कि इस तरह से होगा तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए बताएगा, जैसे भारत में क्या होना चाहिए, बेरोजगारी है तो इसे जो है पूर्ण रोजगार की कंडीशन में होना चाहिए, ताकि भारत जो है बहुत तेजी से काम करे, बहुत तेजी से आगे जाए, है ना बात। ये क्या होना चाहिए, पूर्ण रोजगार होना चाहिए, ये क्या है, ये बताना क्या है, आदर्श अर्थशास्त्र है। बात क्लियर है? फिर क्या बोलता है कि यह केवल समस्याओं के ऊपर सुझाव देने वाला विषय है। यह क्या करता है, ये सुझाव देने वाला विषय है। समस्या है तो समस्या के ऊपर सुझाव देगा, तो भाई इस समस्या को दूर कैसे किया जाए, ठीक है, इस समस्या से कैसे बचा जाए, भविष्य में आने वाला कोई संकट है तो उससे कैसे बचा जाए। तो ये क्या बोलता है, ये भविष्य के बारे में सुझाव देता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो सुझाव देने का काम करता है। ठीक है, यह आदर्श की ओर संकेत करता है, यह आदर्श की ओर संकेत करता है कि भाई ऐसा हो जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा, तो उसकी ओर संकेत करता है जिन्हें पाने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। हर व्यक्ति क्या चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि आदर्श स्थिति को पाया जाए, है ना बात। आदर्श स्थिति यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई कमी ना रह जाए, ऐसी स्थिति को पाने के लिए हर लोग कोशिश करता है। लेकिन क्या है कि ऐसी स्थिति जो है, जब भी आप जिस चीज़ को आदर्श मानते हैं, अगर उस स्थिति को पा जाएंगे तो उससे अच्छी चीज़ें आपको आदर्श के रूप में दिखने लगती है। यानी हर व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और आदर्श अर्थशास्त्र भी हमें क्या करता है, हमेशा आगे बढ़ने के ऊपर जो है सुझाव देता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। ठीक बात क्लियर है? तो ये दोनों अर्थशास्त्र समझ में आ गया, क्लियर बात। तो बस आज की क्लास में यहीं तक। हमने आज जो है अर्थशास्त्र को जाना कि अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र कैसे जन्म लिया। इसके ऊपर और भी बहुत से लेक्चर हैं जो लाइव क्लास के दौरान हम कभी बताएंगे, जब आप हमसे लाइव पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल वीडियो लेक्चर के जरिए इतना ज़रूरी है क्योंकि अभी वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही लेकर चल रहे हैं जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लास के दौरान एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलता रहता है, तो वो लाइव क्लास जब स्टार्ट होगा तो उसके बारे में आप लोग जो है जानेंगे। क्लियर बात। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में समझेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब क्या है, आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका जो है पूरा डेफिनेशन वगैरह समझेंगे, और उसके साथ जो है उसके बारे में और भी सारे के सारे थ्योरी समझेंगे। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आने वाली वीडियो के लिए जो है आपको जो क्या करना है, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो आए आपको जो है यूट्यूब से नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको वीडियो का लिंक मिलता रहे और लगातार अपनी क्लासेस को करते रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।